देखिए 2022 के लिए बीजेपी दिल्ली में प्लान तैयार कर रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है जिसमें सांसदों को अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में सांसदों का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि सीधे आप सोच सकते हैं कि मात्र 22 की नहीं सीधे 24 की भी तैयारी बीजेपी की हो रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, एक सीधा सवाल, इसमें बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 साल में योगी सरकार ने दशकों से जारी माफिया राज खत्म किया, भ्रष्टाचार पर गहरी चोट की है और विपक्ष इस बार मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा नहीं है। क्या करेंगे ऐसे में? सामने योगी हैं 2022 में आपके। देखिए विघ्नेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा समझना है तो आप इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सरकार में आई तो उसके पास पिछड़े वर्ग का 24% वोट था और जो बढ़ के 2019 में वो 42% तक आ गया। और इसी प्रकार ये मोदी जी ने दलितों का वोट जो है वो 24% से बढ़ा के 34% तक कर लिया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 में बन के आई तो इन समाज में लगातार बढ़ती हुई इनकी परेशानियां, इनके ऊपर जो अन्याय हो रहे थे, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी टूट गई थी। और वजह यही है कि इस बार जब कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है तो उत्तर प्रदेश में 7 मंत्री बनाए गए, जिसमें से 6 पिछड़ी जाति और दलित जाति के, जिसमें कुर्मी, पासी, कोरी और लोधी समाज के बनाए गए। तो ये तो उनको पता चल गया है कि पिछड़ी जाति और दलित जाति अब सामाजिक न्याय की बात करके योगी जी को नकार चुकी है पूरी तरीके से। और ये एहसास मुझे लगता है पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व तक पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पहले अपने निर्णय ले लेती है, फिर एक ड्रामा बनाती है कि हम इस तरीके से चीजों को प्रोजेक्ट करेंगे। अभी 1 महीने पहले सारे विधानसभा के विधायकों से 1 to 1 बात कर रहे हैं, अब जाके लोकसभा से बात कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत समझ में आ गया है कि मोदी जी के इतना करने के बावजूद योगी जी ने वहां की लुटिया डुबो दी है। और अंदर के सर्वे से पता चल रहा है कि इस समय नहीं ऐसा होगा तो सीएम योगी को चेहरा वो क्यों बनाएंगे 2022 में? इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे? आपने अनिला सिंह जी को नहीं सुना कि उन्हीं के दम पर चुनाव लड़ा जाएगा 22 में? देखिए 2017 में भी योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के आदमी नहीं थे, उनके चेहरा नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार पार्टी को तोड़ने और दो फाड़ करने का काम और एक धमकी भरे लहजे से वो मुख्यमंत्री बने हैं, आज भी वो वैसी ही स्थिति है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है और उनकी मजबूरी वश उनको योगी आदित्यनाथ को बढ़ा के लेना ही पड़ेगा। या आप देख नहीं पा रहे हैं तरीके से आशुतोष जी? हम तो उपचुनाव में भी कल बीजेपी की बैठक हुई, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव को बीजेपी की बैठकों से बेचैनी है, वो अपना सब कुछ भूल चुके हैं। तो ऐसे हालात में फिर थोड़ा सा ये फाइट टफ हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि एक स्पष्ट स्ट्रेटेजी, एक चेहरा जनता चाहती है, उनको आपको क्लियर करना होगा। क्या प्लान है आपका? मैं आ रही हूं आपके पास। आशुतोष जी 1 मिनट रुकिएगा। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं, डिप्टी एडिटर। संजीव त्रिवेदी, मैं बीजेपी की स्ट्रेटेजी तो समझ में आ रही है, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता सबको एक एक जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर मैं कांग्रेस की स्थिति समझूं और तमाम विपक्षी पार्टियों की स्थिति आपसे समझने की कोशिश करूं तो आप इनको कहां देख पा रहे हैं? संजीव, राजीव, क्या आपने मेरा सवाल सुना? ये संजीव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए विपनेश, मैं एक बात कहता हूं कि चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कोई सानी नहीं है। इन दोनों के चुनाव लड़ने के तरीकों, इनके जोश और जज्बे के मुकाबले दूसरी तरफ नेता नहीं है। चुनाव को जैसे उत्सव की तरह लड़ते हैं और उसकी तैयारी में जैसे लगता है कि मगन से हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी जब कहीं चुनाव आता है। लेकिन सवाल दूसरा है, ये सब राशन कार्ड की दुकानों पर, राशन की दुकानों पर बात करना, बूथ की लिस्ट तैयार करना, ये सब बीजेपी की स्ट्रेटजी रहती है। लेकिन अगर आप याद करें 2015 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में पन्ना प्रमुख बनाए गए थे, जिसका बड़ा शोर था कि मतदाता सूची के हर पन्ना का एक प्रमुख होगा, उन मतदाताओं से संपर्क करेगा, उनको बूथ तक पहुंचाएगा।
तमाम ऐसी तैयारियां। हाल के दिनों में देश और दुनिया ने देखा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को किस तरीके से बीजेपी ने लड़ा है। बावजूद उसके मुंह की खाई बीजेपी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से 2 बार और ममता बनर्जी से किस तरह से हार हुई है सबने देखा है। सवाल इसका नहीं है कि सांसद पार्षद कहां लगाए जा रहे हैं, सवाल इसका नहीं है कि बूथ की तैयारी कैसे हो रही है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है। लेकिन विपक्ष की तैयारी क्या है, विपक्ष का चेहरा कौन है, विपक्ष दो हाथ करने के लिए किस तरीके से तैयार है, और सबसे बड़ी बात कि जनता इस चीज को कैसे लेती है। देखिए 14-15 वर्षों के वनवास के बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। अब इस सरकार के 5 साल पूरा होने पर वापस आपको आना है, ये एक बड़ी चुनौती है। अभी 14 साल के आप दूसरे दलों के शासन को कुशासन कहिए, जो भी कहिए, वो 14 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन से बाहर थी। लोगों में एक तड़प, एक बेचैनी थी कि एक बार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास करके उन्होंने वोट दिया था। ये 2017 का वोट कहीं से योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र। इस बार जब वोटर वोट करेगा तो उसमें योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी याद रखेगा। तो सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के सामने यही है कि योगी आदित्यनाथ उनके लिए ताकत है या इन चुनाव में चुनौती होंगे। ओके राजीव, मैं लौटती हूँ, संजीव से अब संपर्क हो पा रहा है। संजीव त्रिवेदी, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है, प्लान दिखाई दे रहा है कुछ हद तक। समाजवादी पार्टी भी अब अपना गठबंधन ढूंढ रही है, लेकिन मैं कांग्रेस की स्थिति आपसे समझना चाह रही हूँ कि कांग्रेस वो पार्टी है जो दशकों तक उसने यूपी पर राज किया है और आज किस स्थिति में है, और अब भी 2022 के लिए कोई ठोस ऐसी प्लानिंग नजर नहीं आ रही है कांग्रेस की, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चुनाव लड़ना। पता नहीं, देखिए आप कांग्रेस के बारे में पूछ रही हैं, पर कांग्रेस के बारे में अगर आप बात करना चाहें तो कितनी दूर तक बात कर पाएंगी, कितनी चीजें हैं जो आप कांग्रेस के बारे में बता सकती हैं। उत्तर प्रदेश में उसने किया क्या है, उसके पिछले रिकॉर्ड कैसे रहे हैं, इन 5 सालों का कैसा रहा है उसका रिकॉर्ड। कोई रणनीति तो इस तरह से साफ दिखाई पड़ती नहीं है, कोई चेहरे तो है नहीं। दूसरी तरफ अगर आप भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को देखें तो ऐसा लगता है कि यही वो 2 दल हैं जो आपस में कन्फ्रंट करेंगे। समाजवादी पार्टी चैलेंजर के तौर पर है और सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कल की जो बैठक थी, कल की बैठक में एक चीज बहुत स्पष्ट था, और वो बात जो स्पष्ट थी वो ये कि 14 का चुनाव उम्मीदों का चुनाव था, और उम्मीदों पर मिला था वोट भारतीय जनता पार्टी को। सांसद 1/4 सांसद, 1/3 सांसद उस वक्त वहां से आए थे, जो कि बढ़ के 1/4 हो गया 2019 में एनडीए के लिए। आप ये समझ लें कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जो पिछले 3 चुनाव हुए हैं सबसे प्रबल रहा है उत्तर प्रदेश में। 14 का चुनाव, 2017 का चुनाव और 2019 का चुनाव। जाहिर है कि कल के जो कार्यक्रम बनाए गए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे रखने के कार्यक्रम हैं, क्योंकि इस बार चुनौतियां हैं। अभी जब मैं आपसे बात करने के लिए खड़ा हुआ, हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो पीछे हमने देखा वहां संसद भवन के पास साइकिल चला करके एक सांसद पहुंचे और पेट्रोल और डीजल की बातें करने लगे। कुछ मुद्दे हैं जो कि परेशान कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल, महंगाई, या फिर किसानों का मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण जिस तरह से साधा गया था वो इस बार नहीं है। तो समीकरण और ये सारी तमाम बातें अपनी तरफ, तैयारियों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास बेहतर तैयारी है। समाजवादी पार्टी अपने आप को गेयर अप कर रही है, पर कांग्रेस और बाकी दल मुझे लग नहीं रहा है कि वो अभी भी चुनौतियों से 2-4 हो पाए हैं। ओके, ऑल राइट संजीव, आपने सही कहा। और अनिला जी, ये बात ठीक है कि आपकी प्लानिंग मजबूत है। आप जानते हैं कि राज्य में अगर हार भी हुई है उसके बावजूद भी आप हार नहीं मानते, अपनी स्ट्रेटेजी उतनी ही मजबूती के साथ तैयार करते हैं। लेकिन इस बार विपक्ष के हाथ में कुछ मुद्दे हैं जिनमें लगातार आप पर हमला किया जा रहा है, जिसमें किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है। एक मुश्किल ये खड़ी आपके सामने होने वाली है, उसके बाद महंगाई का मुद्दा है, फिर कोरोना के मामले में जिस तरीके ने सीएम योगी ने डील की, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से की, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पूरी तरीके से फेल रहे। तो ये कुछ हैं मुद्दे जो आपके सामने मुसीबत खड़ी करेंगे। कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है, सत्ता में जो भी सरकार होती है, उसके सामने इश्यूज आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। और एक समझदार और कामयाब सरकार वो होती है उन इश्यूज को डील करे और जो जनता है उसको सेटिस्फाई करे। आप बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी किसान एजुकेशन आंदोलन चल रहा है, किसान भाई अपनी बात रखना चाह रहे हैं। 11 बार की वार्ता केंद्र सरकार से हो चुकी है। अभी केंद्र सरकार ने बोले है कि भी ठीक है, हम ओपन है डायलॉग के लिए, पर ऐसा है कि आप एक अड़ियलपन से मत बैठिए, एक ओपन माइंड से बैठिए। आशा करती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता मेरे किसान भाई जब आंदोलित हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, मेरी बहनें जो है वो भी वहां आकर बैठती हैं, अच्छा नहीं लगता है।
आशा करती हूँ कि जल्द से जल्द कोई रिजोल्यूशन बिल्कुल निकलेगा और सेटिस्फाई कर पाएगी सरकार। ओके, ऑल राइट। एक आखिरी कमेंट सुरेंद्र जी से ले लेती हूँ, वक्त की कमी है। सुरेंद्र जी, आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। देखिए, आपने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस कहीं कुछ नहीं है, तो सच बात यह है कि कांग्रेस का जो चुनावी इतिहास है पिछले 10 सालों का, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं कमी बता रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी जी और अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हम गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। और पिछले 5 साल में जितना जनता के मुद्दों के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ी है, उतना कोई पार्टी नहीं लड़ी है। जनता के बीच में उम्भा की घटना हो, प्रियंका गांधी जी थी। उन्नाव की घटना हो, प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी थे। हाथरस की घटना हो, राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी जी थी। किसानों का मुद्दा हो, प्रियंका गांधी जी थी, राहुल गांधी जी थे, पूरी कांग्रेस थी। जनता में कांग्रेस है और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी इस रणनीति के साथ जनता में जाने की, जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। आप लोगों का अपना निर्मम विश्लेषण है, अच्छी बात है, वो हमें धनात्मक ऊर्जा देता है। नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं, हम तो सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि आप मजबूती के साथ ताल ठोकिए मैदान में 2022 में, ताकि मुकाबला ये दिलचस्प और हो जाए। वक्त की इतनी कमी है, वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी जो है दिल्ली में तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी तैयारी तो कर रही हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रही हैं। कह रहे हैं कि हम धरातल पर हैं और 22 में मैदान में होंगे योगी के खिलाफ। अब देखते हैं कौन जीतेगा, कौन हारेगा। खैर, ये बहुत जल्दबाजी है। अभी एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।